Good evening. Good evening. बिल्कुल क्रिश, आज बचा हुआ पोर्शन होगा. गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू योर ओन चैनल ओलंपियाड कॉर्नर. आई एम योर एजुकेटर प्रियंका एंड लेट्स बिगिन विद केमिस्ट्री. आज बचा हुआ कार्बन कंपाउंड्स जितना बनते कोशिश खत्म कर पाएंगे अपन, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे. राइट, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी होगी और दिवाली के हॉलीडेज को अच्छे से यूटिलाइज किया होगा. चलिए, बहुत बढ़िया, आप लाइव क्लास तक पहुंच गए, अच्छी बात है. तो आप कैसे हैं? आपने अच्छे से तैयारी की होगी और अपना टाइम इस वक्त आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे. और खास बात ये होगी कि इस समय आपको अपने माइंडसेट को बड़ा कंट्रोल करना होगा. करेंगे इस बारे में हम बाद में बात, ठीक है. चलिए पहले देख लेते हैं एक बार क्विकली कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है उसको और क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी. तो आज का जो रीडॉक्स का लेक्चर था, हमने रीडॉक्स काफ़ी डिस्कस किया हुआ है. उसके PYQs, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी चैनल पे, ताकि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले. मैं यहाँ पे वही कराती, बट बिकॉज ऑफ काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस चैप्टर के टॉपिक के लिए, तो मैंने कहा कि आज उसको अपन इस चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं और इसका जितना बनते कोशिश कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है इटसेल्फ, ठीक है. तो चलिए एक बार कैचअप कर लेते हैं, एक बार जल्दी क्विक रिकॉल. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हमने यहाँ पे ग्रुप 14 की बात करी थी, आइसोटोप्स की बात करी थी, लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने देखा था कि अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस क्या है, किस तरीके से कोवेलेंसी बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंसी 4 होती है. इस कोवेलेंसी का मतलब क्या है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होता है, और यहाँ पे कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी, और किस तरीके से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी बात करी थी. नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स डिस्कस किए थे, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट, और खास तौर पे हमने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की बात करी थी. हमने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की बात करी थी. सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड सेकेंड वाला जो बॉन्ड बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. और इसके अंदर हमने तीनों तरह के कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज जनरली डबल बॉन्ड बनाते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज जनरली ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है. इसके बाद इसको तो जो हमने एक्सपैंडेड जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमने सारे बॉन्ड लाइंस क्लियर दिखाए थे, दैट वाज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. फिर कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन. इसके बाद हमने वहां पर भी बॉन्ड लाइन नोटेशन देखी थी क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के अंदर. फिर नेक्स्ट हमने एलोट्रोपी की बात करी थी, एमोफस क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, और इनकी कुछ चीजों की बात करी थी. देन हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात करी थी. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का नोमेन का हमने क्लासिफिकेशन देखा था, जिसके अंदर हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस की बात करी थी. एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स की बात करी थी, एल्कीन्स और अल्काइंस की बात करी थी. इनका नोमेनक्लेचर का सिस्टम कैसे होता है उसकी बात करी थी. जनरल फॉर्मूला की बात करी थी, और यहाँ पे हमने जनरल फॉर्मूला की बात करी थी, और फिर हमने यहाँ होमोलोगस सीरीज की बात करी थी. इसके साथ हमने एंड अप किया था टॉपिक अपना, ठीक है. उस दिन की क्लास बस यहाँ पे आके एंड अप हो गई थी, राइट. आई होप आपने ये पूरा जो है ये आप रिकॉल कर चुके होंगे. ओके, सो इसके बाद हम आगे की बात करते हैं. नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं. एक थ्योरी आई थी जिसको नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी. तो ऐसा माना जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कहाँ होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. लेकिन उसके बाद बर्जीलियस एक और ये बर्जीलियस ने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी. इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, वोलर, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है. वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अमोनियम साइनेट के साथ, और उन्होंने देखा कि अमोनियम साइनेट जो है अरे ये क्या हुआ भाई, एसी पे चलेगा.
फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी आई थी, ये पेन तो परेशान करता हूँ, वेयर इज दैट, ओके। सो वोलर की जो थ्योरी थी वो क्या बोल रही थी यहाँ पे, वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, वो लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर रहे थे अमोनियम साइनेट पे, इस पे कुछ रिएक्शंस कर रहे थे, ठीक है, इस पे लेबोरेटरी पे टेस्ट कर रहे थे, इस पे कुछ रिएक्शंस कर रहे थे। हेलो हेलो फनी वीडियोस आप का नाम लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता है एड्रेस करने में। ओके, तो दिस इज अमोनियम साइनेट और इसके साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे लेबोरेटरी में, इसको छोड़ा उन्होंने थोड़ी देर के लिए और देखते क्या है कि ये जो है ये रीअरेंज हो गया और इसने बनाया क्या, इसने एक चमकदार क्रिस्टल्स वाला कंपाउंड बनाया, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या था, ये कंपाउंड कहलाया यूरिया। जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो पता चला ये कंपाउंड कुछ और नहीं है, ये कंपाउंड यूरिया है। क्या है, यूरिया। क्या है, यूरिया। यूरिया क्या होता है भाई, यूरिया मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है, यानी कि ये वो चीज है जो कि जीवित व्यक्तियों में पाई जाती है और ये कहां बन गई, लेबोरेटरी में। सो अभी तक जो वोलर की कहानी चल रही थी, सॉरी बर्जीलियस का जो हाइपोथेसिस चल रहा था जिसको हम बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या बोलते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि जीवित व्यक्तियों में कुछ अद्भुत क्षमताएं होती हैं, व्यक्ति या पेड़ पौधे या जीवित चीजें जो भी हैं उनके अंदर कुछ अद्भुत क्षमताएं होती हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं जो कि और कहीं नहीं होती है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहीं और नहीं बन पाते। लेकिन ये क्या हुआ, लेबोरेटरी में तो ये बन गया, क्या बन गया, यूरिया। सो यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड व्हिच वाज मैन्युफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर होने वाला सबसे पहला कंपाउंड था यूरिया। तो अब एक बार जब एक कंपाउंड बन सकता है तो उसके बाद बहुत सारे और कंपाउंड्स बनते चले गए। अगर एक बन सकता है तो ये मिथ बिल्कुल टूट गया कि सिर्फ वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो इट गॉट अ जॉट ब्लो एंड इट वाज नो मोर एक्सेप्टेड और टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो यहां से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके बाद बनने शुरू हो गए। तो यहां से सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बना था, इसको याद रखना है, यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी। एंड इसके बाद सेकंड कंपाउंड कौन सा था, किसी को पता है, विच वाज द सेकंड कंपाउंड फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी? एनीबडी? एनीबडी? किसी को पता है सेकंड कंपाउंड कौन सा होता है, सेकंड कंपाउंड कौन सा था जो लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर हुआ? इट वॉज एसिटिक एसिड, राइट, इट वॉज एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड को कॉमनली बोला जाता है विनेगर। तो विनेगर कहाँ से आया, वर्ड एसिटम से आया, ठीक है। एसिटम, एसिटिक एसिड जो है वो वर्ड आया एसिटम से, जो कि जिसका मतलब होता है खट्टा, समथिंग सार। इसी तरह से जैसे तो ये जो नाम दिए जाने लगे तो उस समय जब बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं पता थे तो ये जो नाम दिए जाने लगे इन कंपाउंड्स को, ये ट्रिवियल नेम्स दिए जाने लगे, मतलब लोकल जगह के हिसाब से कंपाउंड कहाँ से अवेलेबल हुआ उसके हिसाब से, कहाँ से बना, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ उसके हिसाब से नाम दिए जाने लगे। तो नाम जो दिया गया वो दिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कई बार सुना है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नाम कहां से आया, फॉर्मिका, एंट्स जो होती हैं चींटियां उनको फॉर्मिका बोलते हैं, तो वहां से वो नाम आया फॉर्मिक एसिड। इसी तरह मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, उसको बोलते हैं वुड स्पिरिट, ठीक है। ये कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए, कहीं आपको एक लिस्ट मिल जाए तो कुछ एक कॉमन नेम्स आपको, जनरल कॉमन नेम्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं एटलीस्ट उतने तो पता होने चाहिए। जैसे उसको मिथाइल अल्कोहल को हम बोलते हैं वुड स्पिरिट या वुड अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बना था, ठीक है। तो हाँ जी, बिल्कुल 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 सही मोहम्मद अली, बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक बेटा वन शॉट तो नहीं है ये, क्योंकि इतना लंबा ड्यूरेशन, इतना लंबा स्लॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद फॉलोइंग क्लासेस होती हैं, सबका टाइम टेबल सेट है, सो इतना लंबा स्लॉट नहीं हो पाता। हाँ, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जरूर मैं कवर करूंगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आज इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आई हूँ कि नोमेनक्लेचर तो खत्म करना ही है, ठीक है। चलो
तो एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की हम बात कर लें। एक सेकंड आप, हेलो, एम आई ऑडिबल? Am I audible? ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। हेलो, फिर क्या हो गया ये? ओके, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। लास्ट हमने हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन किया था, अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए साइक्लिक और एक होते हैं साइक्लिक, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। तो ए साइक्लिक यानी कि क्या? जिनके अंदर चेन हो, साइकिल ना हो। ए साइक्लिक यानी कि साइकिल ना हो, यानी कि साइकिल नहीं होगी तो क्या होगी? चेन होगी, ठीक है। साइकिल नहीं होगी तो क्या होगी? चेन होगी। तो ए साइक्लिक और साइक्लिक, ठीक है। अब ये जो ओपन चेन या ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड्स दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये स्ट्रेट चेन होंगे, या तो चेन सीधी होगी, या उसमें कोई ना कोई ब्रांचेस होंगी, ठीक है। या तो ये चेन NSEB बायोलॉजी के लिए आप एक बार साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, राइट। स्ट्रेट चेन
मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है एनएससीबी की बेटा। नेहा मैम से आप, नेहा बंसल मैम से आप पूछ सकते हैं इस बारे में। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, मुझे इसका स्ट्रेट चेन हो सकती है, या फिर ये चेन जो है ये ब्रांच्ड चेन हो सकती है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन भी फर्दर, ब्रांच चेन कंपाउंड्स भी फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट चेन देखें तो स्ट्रेट चेन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या होती है स्ट्रेट चेन? स्ट्रेट चेन वो चेन होती है जिसके अंदर पहली बात तो ये जो चेन होती है वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होती है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हों, और उस चेन को हम मेन चेन कहते हैं। और उस चेन के अंदर जितने भी कार्बन एटम है, जैसे ये देखिए आपके सामने मैंने एक चेन बना रखी है, ठीक है, तो आपको ये एक स्ट्रेट चेन दिख रही है, पर मेरा आपसे सवाल है क्या ये भी एक स्ट्रेट चेन है? जल्दी बताइए, क्या ये भी एक स्ट्रेट चेन है? गुड इवनिंग विवेक, क्या ये भी एक स्ट्रेट चेन है? जल्दी बताइए। कीमोफाइल आप नेहा मैम से एक बार पूछ लीजिएगा, वो आपको बेहतर जवाब दे पाएंगी इस बारे में, ठीक है। ओके, तो ये भी एक स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन को आइडेंटिफाई करने का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रेट चेन है कि नहीं है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि जो भी कार्बन चेन है उसके अंदर सारे कार्बन एटम मैक्सिमम, मतलब हर एक कार्बन एटम को आपको एक बार देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम जो है कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मैक्सिमम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, या तो एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, कोई भी पूरी चेन में जितने भी कार्बन एटम हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन एटम से जुड़े हुए हों, ऐसी चेन कहलाएगी मैक्सिमम 2 कार्बन एटम से। आप इस कार्बन को देखिए, ये एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये इस क्राइटेरिया में फिट हो जाता है। इसके बाद ये वाला कार्बन जो है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, और बाकी सारे कार्बन 2 कार्बन से जुड़े, और आखिरी वाला कार्बन जिसको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं वो फर्दर फिर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मैक्सिमम 2 कार्बन एटम से। तो अगर आपके सामने कुछ इस तरह की चेन बनी हुई है और पूछा जा रहा है क्या ये स्ट्रेट चेन है, तो हाँ जी ये स्ट्रेट चेन है। क्यों? क्योंकि इस पूरी चेन में कैसे भी घुमा के रख दी है, ये हर एक कार्बन एटम जो है वो मैक्सिमम अगर 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन, अपर लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है? तो वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच चेन क्या होगी। ब्रांच चेन वो होगी जिसके अंदर कोई भी कार्बन एटम, ब्रांच चेन वो होगी कि पूरी कार्बन चेन में कोई भी कार्बन एटम अगर 2 से ज्यादा कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 2 से ज्यादा कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी चेन जो होती है वो ब्रांच चेन कहलाती है। अब इस ब्रांचेस के अंदर 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 में से 2 तक की बात तो हमने यहाँ कर ली, तो 2 से ज्यादा कहा मैंने। ब्रांच चेन वो होती है जिसके अंदर पूरी चेन में अगर एक कार्बन एटम भी 2 से ज्यादा कार्बन एटम से जुड़ा है, तो 2 से ज्यादा में एक 3 हो गया और दूसरा 4 हो गया, ठीक है। तो ये वाले कार्बन एटम को आप देखिए, यहाँ पे ये वाले कार्बन एटम को आप देखिए, तो यहाँ पे ये कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों ही चेन जो है वो ब्रांच चेन की कैटेगरी में फॉल करती हैं। सो दिस इज ब्रांच्ड चेन, ठीक है। मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 कार्बन ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको, अब देखिए यहीं पे आपको एक चीज और बता देती हूँ। ये वाला कार्बन जो है आप देखिए, ये कार्बन है, this particular carbon, this carbon is known as 1 degree carbon। ये 1 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, क्योंकि ये एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को आप 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को आप 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं,
आप इसे प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन, या आप इसे प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। अब इस वाले कार्बन एटम को देखिए, इस वाले कार्बन एटम को देखिए, ये सारे एक जैसे हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 कार्बन एटम तीनों एक जैसे कार्बन है, ये बात तीनों के लिए एप्लीकेबल है। ये वाला जो कार्बन एटम है ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे किसके जुड़ाव की बात कर रही हूँ, किसके साथ बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, मैं आपसे कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ कि एक कार्बन एटम अगल बगल 2 कार्बन एटम से अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और इसको एक और नाम दिया जाता है सेकेंडरी कार्बन, इसको एक और नाम दिया जाता है सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। अब इस वाले कार्बन एटम को देखिए, अब आप खुद ही बता देंगे कि इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग 3 कार्बन से है, तो इसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ सी इसलिए नहीं लिख रही हूँ, आप 3 डिग्री सेल्सियस मत समझ लीजिएगा, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है टर्शरी कार्बन, इसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन। अब इस कार्बन को जो कि 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन, और इसका दूसरा नाम है क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है, 4 डिग्री कार्बन या फिर क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। अब एक और बात, इसी में एक और बात हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक और बात जोड़ देते हैं, प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है उसको हम कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन होगा, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री हाइड्रोजन जो कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बताओ क्वाटरनरी कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, बताओ बताओ। थ्री डिग्री 4 डिग्री कार्बन होगा ही नहीं, क्वाटरनरी कार्बन होगा ही, क्वाटरनरी हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड कार्बन के साथ बन चुके हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो है बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो साइक्लिक और या फिर क्लोज चेन कंपाउंड्स भी फर्दर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक, दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमो नाम क्या बता रहा है भाई, होमो नाम क्या बता रहा, अरे यार ये क्या है, चलो साइक्लिक की डॉट नहीं लग पा रही है, ठीक है। होमोसाइक्लिक यानी कि सारे के सारे जो रिंग है उस रिंग के अंदर सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम्स ही हैं, ठीक है, सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम्स ही हैं। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन फर्दर आ जाता है, दिस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की बात करूं, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन की बात करूं, बस यहाँ पे ये बिल्कुल क्या है, ये सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पे ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक। तो सबसे पहला मेंबर रिंग बनाने के लिए सबसे पहला मेंबर कम से कम हमें 3 कार्बन की जरूरत है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 कार्बन से ही पहला मेंबर बन रहा है, ठीक है, पहला होमोलोगस सीरीज का एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर 3 कार्बन का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स पहले वो कंपाउंड्स बोले जाते थे जिनमें बहुत खुशबू आती थी,
ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नए कंपाउंड्स डिस्कवर होते गए एंड सर्टेन रियली बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स वर आल्सो ऑब्जर्व्ड एंड फाउंड आउट। तो वो जो डेफिनेशन थी अरोमा, है ना, अरोमा खुशबू से ये नाम आया था एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो अरोमा तो सिर्फ नाम में रह गया, उसकी पूरी डेफिनेशन बदल गई। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो उनको जैसे वो हकल्स रूल फॉलो करते हैं और उनके अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर होना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट। तो वो सब चीजें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ये सब रूल्स के साथ बनते हैं कंपाउंड्स जिनको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, बेंजीनॉइड मतलब जिनके अंदर बेंजीन रिंग है, और दूसरे नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के एरोमेटिसिटी के लिए कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने वाले कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक में बेंजीन रिंग होती है और एक में बेंजीन रिंग नहीं होती है, ठीक है। सो जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है वो बेंजेनॉइड कहलाए, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स कहलाए। जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है वो नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स कहलाए, ठीक है, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। तो जैसे सबसे पहला कंपाउंड ही मैं यहाँ पे आपको बेंजीन बना दे रही हूँ, ठीक है, ये हो गई बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर अब कोई एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके हम, बेंजीन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें कोई हेट्रो एटम या कोई एक, जैसे यहाँ पे हेट्रो एटम नहीं हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने कोई और ग्रुप लगा दिया, जो एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो अब ये बन गया टोल्यूइन, ठीक है, ये बन गया टोल्यूइन। इसी तरह अगर यहाँ पे CH3 की जगह CH3 की जगह यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे एक, अच्छा अब अगर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाए, अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाए तब भी यही चीज होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो गई हैं, आपको दिख रही हैं, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो गई हैं, तो यहाँ पे ये कंपाउंड कहलाया नैफ्थलीन। क्या कहलाया? नैफ्थलीन, ठीक है। इसी तरह छोटा बना रही हूं ताकि यहाँ पे फिट इन हो जाए, इधर आ गया क्या? Now this compound is known as anthracene. देखिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स बना के क्यों दिखाए, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, मैंने आपको पहले भी फ्रंट पेज पे जब मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बताए थे, तब ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाए थे, ठीक है, एक दो स्ट्रक्चर्स इसमें से बनाए थे। अब मेरा आपसे ये कहना है, ये स्ट्रक्चर्स देखिए क्या है, देखने में शुरुआत में डर लगता है क्योंकि अभी आप हैं छोटी क्लास में, ठीक है, तो इनको देख के डरना नहीं है, एक बार इनको अगर ध्यान से देख लो। बेंजीन को देखो, सबसे पहले बेंजीन रिंग है, क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि 6 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है और उसके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, अगला सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है। 6 कार्बन एटम्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
6 कार्बन एटम्स की रिंग, राइट। अब एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 में से हर एक कार्बन को ऑब्जर्व करो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे, बचा हुआ किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाइड्रोजन से, ये वाला भी हाइड्रोजन से। सारे कार्बन एटम्स एक जैसे ही हैं, इस कार्बन एटम के भी एक सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो अगला CH, इधर भी CH, इधर भी CH और इधर भी CH। सो ये कहलाई बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को आप अच्छे से समझ लो, तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आपसे यहाँ पूछते हैं कि बताइए इसमें कितने कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, गिनिए। अगर आपको ये बेंजीन रिंग अच्छे से समझ में आ गई है तो आप नैफ्थलीन भी बना लेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये देख के आप नैफ्थलीन के भी अंदर भी गिन सकते हैं हाइड्रोजन्स, आप इसके अंदर भी हाइड्रोजन्स गिन सकते हैं। आपसे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, वो गिन सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ भी ऐसी छोटी सी चीज पूछी जाए लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा सा दे करके, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। टेक दी स्ट्रक्चर्स वेरी इजीली, फॉलो द बेसिक्स कि कैसे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी से ही खेला जाता है, आपसे कोई बहुत गहन चीज नहीं पूछ लेंगे, ठीक है। 11th का ही कॉन्सेप्ट पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बहुत हद से हद 11th के कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे, और उसमें भी कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि जो आप ना बता पाए, एनसीईआरटी लेवल पे ऐसा नहीं है जो आप ना बता पाए या ना समझ पाए, लेकिन इसको आप ध्यान से देखिए, इसको देख के डर जाते हैं। कोई बड़ा सारा पैरासिटामोल का मॉलिक्यूल दे दिया और आपसे कह रहे हैं इसमें बताइए कि कौन सा कितने सैचुरेटेड कार्बन हैं, कितने अनसैचुरेटेड कार्बन पेयर्स हैं। तो इस तरह की चीजें जो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होते हैं, उनको देख के डरना नहीं है, उनको करना कैसे, ये देख करके, इनसे फेमिलियर होकर के, ठीक है, इनसे फेमिलियर होकर के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे। तो होमोसाइक्लिक के अंदर हमने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की बात करी। एलिसाइक्लिक वो जो कि सैचुरेटेड है, रिंग कंपाउंड है, सैचुरेटेड रिंग्स वाले कंपाउंड्स हैं, और एरोमेटिक वो जिनके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। तो हमने यहाँ बेंजीनॉइड की बात करी। एक बार नॉन बेंजीनॉइड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉन बेंजीनॉइड जिसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसका नाम है ट्रोपोलोन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो जिसके अंदर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो जिसके अंदर जो रिंग है उसके अंदर कोई हेट्रो एटम इन्वॉल्व हो। हेट्रो एटम क्या होता है, हेट्रो एटम होता है एनी एटम, एटम ऑफ एनी एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम जिसके अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम जिसके अंदर कोई दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा एटम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। सो ये जो 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैच्ड है। इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरेन। इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरेन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक पूरी साइकिल के बीच में साइकिल बेंजीन रिंग से या सारे कार्बन से कंप्लीट नहीं हुई और उसके बीच में कोई हेट्रो एटम आ गया। सो दिस इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो ये एक और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, yes, we'll be doing nomenclature in this lecture, Mr. Bees. We are going to just after this, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स, नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, कुछ बिल्कुल जरूरी वाले जो क्लास 10th की एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड हैं उनकी बात कर लेते हैं कि 10th की एनसीईआरटी में कहीं पर भी जो यूज हो रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो
फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच हो जाएं तो उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी को बदल दें, उसके काम को बदल दें, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स किनको कहते हैं? वो ग्रुप्स जो किसी के साथ भी अटैच हो जाए और उसका फंक्शन डिसाइड करे। किसी के साथ मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी अल्काइल ग्रुप। पहले एक बार देख लीजिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हम माइनस कर दें तो जो बच गया वो कहलाया एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो जो बच गया वो कहलाया एल्काइल ग्रुप। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ मीथेन है तो मीथेन में से, एल्केन जनरल नाम है एक सीरीज का, एक सेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, एल्काइल ग्रुप उन्हीं में से बन रहा है, ठीक है। सो वो भी जनरल नाम है। तो अगर मैंने स्पेसिफिकली मीथेन लिया है हाइड्रोकार्बन, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बच जाएगा? मीथाइल ग्रुप बच जाएगा। नाम इसका मीथेन है तो नाम के एंड में क्या चेंज आया? एन से ये हो गया मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। इसको मैं क्या बोलूंगी? मिथाइल ग्रुप। ये इसलिए बताना जरूरी क्योंकि अब आप इसको बार बार यूज करेंगे, ठीक है। इथेन C2H6 इसको बोलते हैं इथेन। इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा तो ये रह जाएगा C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ग्रुप। इसका नाम हो जाएगा इथाइल ग्रुप। इन जनरल इस अल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल इस अल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। CnH2n+1, ठीक है। सो जैसे कि हमने एल्केन्स एल्केन्स एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला करा था, आई होप हमने करा था शायद। एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस बताया होगा मैंने जनरल फॉर्मूला जरूर, हाँ बता दिया था, ठीक है। तो बस एल्केन्स के जनरल फॉर्मूले, एक स्लाइड छूट गई, ठीक है। एल्केन्स के जनरल फॉर्मूले में से एक हाइड्रोजन हमने कम किया है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सामने के सामने। एक और देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, प्रोपेन C3H8 प्रोपेन, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा। अब ये जो प्रोपेन है इसको अगर आप ध्यान से देखें, 3 कार्बन है इसके पास, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ही टर्मिनल पोजीशंस में, यानी कि कॉर्नर की पोजीशंस पे। तो चाहे हाइड्रोजन इसमें से हटे, इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। इन 3 में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन हट जाए, कोई सा भी एक, ठीक है। सो मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन एक हट जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे? एन प्रोपाइल ग्रुप। क्या कहेंगे? एन प्रोपाइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये सब नोमेनक्लेचर में काम में आएगा, ये सारा कुछ इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। यहां से टर्मिनल कार्बन से अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो जो बचा हुआ फॉर्मूला है वो क्या रह गया? वो कहलाया C3H7, ठीक है। C3H7, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहां से हाइड्रोजन हट रहा है। अगर टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है तो इसे हम कहेंगे एन प्रोपाइल ग्रुप। मान लीजिए ये हाइड्रोजन जो है ये टर्मिनल पोजीशन से ना हट के यहां से हट रहा है, ये वाला हाइड्रोजन हट रहा है, ये वाला, ठीक है। इनकेस सेकेंड नंबर के गिन लो, 1 2 3, इधर से गिनो तो 1 2 3, तो सेकेंड नंबर के कार्बन से अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इस ग्रुप को एक बार, मतलब आपको ये ग्रुप पहचानना आना चाहिए। सब इन जनरल एल्काइल ग्रुप्स हैं, R से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी, आइसोप्रोपाइल। सेकेंड कार्बन से अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो वो आइसो वर्ड आप इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल वाला N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मली हाइड्रोजन हटाएंगे तो हम सब जगह में यहीं से हटा रहे थे। मीथेन में हमने एक ही कार्बन था, कहीं से भी हटा लो, सो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बात अलग से बनती नहीं है। इथेन के अंदर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कहीं से भी हटा लो, एक जैसी ही बात रहेगी, ठीक है। चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, अगर हाइड्रोजन यहां से हट रहा है तो गिनती हम यहां पे अटैच होगा, अगर हाइड्रोजन यहां से हट रहा है तो यहां पे अटैच होगा, बचा हुआ ग्रुप C2H5 होगा। सो दोनों तरफ से एक ही बात है। मीथेन में ये बात एप्लीकेबल ही नहीं है, एक ही कार्बन है। लेकिन प्रोपेन में ये बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां से जो भी पॉइंट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा वहीं से वो
बचा हुआ अल्काइल ग्रुप जाके अटैच होगा, ठीक है। उसी हिसाब से ब्रांचेस बनेंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस अलग अलग हो जाएंगी, नोमेनक्लेचर अलग अलग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ब्यूटाइल में भी बिल्कुल 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 विवेक, हाँ बिल्कुल बढ़िया बेटा। हेक्सेनॉल, ये क्या लिखा है बेटा? हेक्सेनॉल तो अल्कोहल है। बिल्कुल ब्यूटाइल में भी ऐसे ही होगा, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, आइजो ब्यूटाइल, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज फॉलो करेगी। ब्यूटाइल में भी मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हटता है या ये वाला, ये कोई टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल मतलब कॉर्नर वाले, टर्मिनल मतलब कॉर्नर वाले, अगर टर्मिनल हाइड्रोजन हटते हैं तो वो कहलाएगा एन ब्यूटाइल, और अगर यहाँ से सेकंड नंबर से जो कार्बन, सेकंड नंबर पे जो कार्बन आ रहा है वहां से हाइड्रोजन हट रहा है तो वो कहलाएगा आइजो ब्यूटाइल। अब आपका सवाल होगा कि मैम अगर तीसरे नंबर से हट रहा हो, तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये दोनों ही एन ब्यूटाइल क्यों होंगे, क्योंकि आप जिधर से हाइड्रोजन हटेगा हम उसी साइड से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर हम उसको गिनेंगे, आप इधर से गिनेंगे तो ये सेकंड नंबर आएगा, इधर से गिनेंगे तो ये सेकंड नंबर का कार्बन आएगा। तो इसकी डिटेल में चर्चा मैं अभी नोमेनक्लेचर के जब रूल्स डिस्कस करूंगी जस्ट राइट आफ्टर दिस, तब मैं इस पे बारे में बात करूंगी, ठीक है। अभी करूंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप्स हो गए। अगली स्लाइड पे हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, तो इसके लिए हमें हेट्रो एटम समझना पड़ेगा। कौन सा हेट्रो एटम अटैच हो रहा है, कहाँ पे अटैच हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, स्ट्रक्चर भी इधर ही बात कर लेंगे। चलिए, वो प्रीफिक्स में जो रहता है उसका नाम जब लिखते हैं तब हम प्रीफिक्स में बताते हैं उसे, कि हम उसे सफिक्स में बताते हैं। और उसके बाद एक एग्जाम्पल की बात कर लेंगे यहाँ। अरे भाई ये तो छुपा रहा है, कहाँ ले जाए इसे, बहुत बड़ा है। हाँ गया नहीं, ओके, सफिक्स देन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं और उसका नेम, स्ट्रक्चर। चलो, हेट्रो एटम, अगर हमारे पास यहाँ हेट्रो एटम, हेट्रो एटम हमारे पास मान लीजिए यहाँ हैलोजेंस है, फर्स्ट वन हैलोजेंस है। हैलोजेंस किसे कहते हैं हम, इनको हम इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। किसको कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर ये वाला ग्रुप, अगर हैलोजेंस, कोई भी हैलोजन अगर अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप से, हैलोजन अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप से, तो हम उस अल्काइल ग्रुप में जब हैलोजन अटैच हो गई है तो कोई नया कार्बन कंपाउंड बन गया है, तो उस नए कार्बन कंपाउंड में हम हैलोजन को कैसे बताएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो उस हैलोजन का भी हम नाम बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसका नाम क्या बताते हैं, तो अगर हैलोजन में फ्लोरीन ग्रुप हैलोजन में से एक हैलोजन मान लीजिए अगर फ्लोरीन अटैच्ड है तो आप उसका नाम लिखते हैं फ्लोरो, कंपाउंड के नाम में उसका नाम आएगा फ्लोरो। क्लोरीन अटैच्ड है तो लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन अटैच्ड है तो लिखेंगे ब्रोमो, और अगर आयोडीन अटैच्ड है तो लिखेंगे आयोडो। अब इसको लिखेंगे कहाँ, इसको आप लिखेंगे वर्ड रूट के जस्ट पहले। मैंने पहले की क्लास में बताया था कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं ये बताता है हमको वर्ड रूट, ठीक है। चलिए अभी जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस समय मैं फिर से एक बार बताऊंगी। तो वर्ड रूट के पहले, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे हम ब्यूटेन की बात करते हैं, 4 कार्बन, मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन स्केलेटन बना रही हूँ। ये जो ऐसे बनाया स्ट्रक्चर जिसमें मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊं उसको कार्बन स्केलेटन कहते हैं। आप गिनती करके हाइड्रोजन अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। आप मेरा इंतजार मत करिएगा कि मैं यहाँ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करूं, आप अपने आप अपनी कॉपी में जहां पे भी लिख रहे हैं, जहां पे भी सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आप हाइड्रोजन अपने आप गिनती करके लगा लीजिएगा। कार्बन के 4 बॉन्ड और जितनी बॉन्डिंग यहाँ दिखाई हुई है उसके अलावा जो है वो आप हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, राइट।
तो ये मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करूंगी, ये कार्बन स्केलेटन है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन जो है आप देखिए इस चेन के अंदर अगर मेरे पास क्या लगा है, अगर मेरे पास क्लोरीन अटैच्ड है, चलिए ब्रोमीन अटैच्ड है, ब्रोमीन अटैच्ड है, मैंने कॉर्नर की पोजीशन पे ब्रोमीन को अटैच किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जहां पे मैंने ब्रोमीन अटैच किया है जस्ट उसके पास वाले कार्बन से इस चेन को नंबर करूंगी 1 2 3 4, 4 कार्बन की एल्काइल ग्रुप, 4 कार्बन का एल्काइल, मैंने थोड़ा थोड़ा नोमेनक्लेचर अब यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको, ठीक है। 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या कहलाएगा, 4 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है, ब्यूटेन, वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, चारों कार्बन कैसे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए एन, इसलिए एन, और तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन। लेकिन साथ में ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ब्रोमीन के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमो, किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में अगर ब्रोमीन अटैच्ड है तो आप ब्रोमीन के लिए वर्ड यूज करेंगे ब्रोमो, नेम लिखते वक्त उसका नाम यूज करेंगे ब्रोमो, और उस नाम को कहां प्लेस करेंगे, एल्केन के नाम के जस्ट पहले, वर्ड रूट के जस्ट पहले, यानी कि प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स क्या होता है, जो नाम के पहले यूज किया जाए, जैसे मिस्टर बद्री प्रसाद शर्मा, तो मिस्टर क्या है, नाम के पहले यूज किया जाने वाला शब्द जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, राइट। सो यहां पे आ गया ब्रोमो, ब्रोमो, एंड ब्यूटेन का बी जो है वो स्मॉल होगा, बीच में आ रहा है ना, पहला लेटर कैपिटल होता है। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ, ये IUPAC के नोमेनक्लेचर का सिस्टम है, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, ठीक है। सो यहां पे चलिए, तो यहां पे हम क्या बात कर रहे थे, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो नाम में हमने हैलोजन को नाम के पहले बताएंगे, प्रीफिक्स में हैलोजन को कहां बताएंगे, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पर एक और चीज समझा देती हूँ, ये ब्रोमीन अगर मैंने फर्स्ट कार्बन की जगह अगर सेकंड कार्बन पे लगाई होती, ब्रोमीन अगर मैंने फर्स्ट कार्बन की जगह सेकंड कार्बन पे लगाई होती तो भी ये ब्रोमोब्यूटेन ही होता, लेकिन यहां पर मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन पे मैंने ब्रोमीन लगाई है, कौन से कार्बन पे मैंने ब्रोमीन लगाई है। तो मैं इसको यहां से 1 2 3 4, तो मैंने क्योंकि सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगाई है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो पहले में क्यों नहीं बताया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बता सकते हैं, लेकिन नेचुरली मतलब अगर आप ब्रोमोब्यूटेन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि पहले कार्बन पे अटैच्ड है, इसलिए आपने ब्रोमोब्यूटेन लिखा है। लेकिन 1 से जो नॉर्मल कंडीशन से अलग कुछ हो रहा है, नॉर्मल 1 ब्यूटेन होता लेकिन ब्रोमोब्यूटेन होता, 1 के अलावा अगर आप 2 पे लगा रहे हैं तो आपको फिर पोजीशन उसकी बतानी पड़ेगी, तो फिर आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इस नंबर को क्या कहते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं लोकेंट। ऐसा नंबर जो प्रीफिक्स की, जो फंक्शनल ग्रुप की, जो किसी बॉन्ड की या किसी अल्काइल ग्रुप की, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की लोकेशन बताए, उस नंबर को हम बोलते हैं लोकेंट। सो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, क्योंकि ये लोकेशन बता रहे हैं, ये कहलाते हैं लोकेंट। क्या कहलाते हैं ये, लोकेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं, इनका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर साथ साथ चला ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने, ठीक है। सो इस कंडीशन में आप इसे बोलते हैं ब्रोमोब्यूटेन अगर फर्स्ट कार्बन पे है तो, और अगर सेकंड कार्बन पे है तो आप इसको बोलते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब आपका सवाल मन में आ रहा होगा, मैम अगर इधर थर्ड पे लगा दूं तो, देखना ये भी एक रूल है, नोमेनक्लेचर का रूल है, मैं यहाँ पे रूल्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपसे, ठीक है। आपके हिसाब से मैंने यहाँ पे थर्ड कार्बन पे लगा दी, ठीक है। तो भाई साहब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, नाम दो, जल्दी नाम बोलो इसका। 3 ब्रोमोब्यूटेन बिल्कुल गलत है, ये कहलाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल कहता है
रूल कहता है कि हम गिनती वहां से करेंगे, कार्बन चेन के कार्बन्स की गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप हो, उनको लोअर लोकेंट असाइन हो, यानी कि जिस नंबर के कार्बन एटम पे वो अटैच्ड हैं उसको लोअर पोजीशन मिले। इधर से अगर मैं गिनती हूं 1 2 3 4 और इधर से गिनती हूं तो 1 2 3 4, तो मैं ये वाली गिनती चूज करूंगी, क्योंकि यहां से गिनने पर कार्बन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन यहां से गिनने पर कार्बन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए ये वाली गिनती गलत है। ठीक है, इसलिए गिनना मुझे किधर से पड़ेगा 1 2 3 4, जहां से अटैच्ड ग्रुप को लोअर लोकेशन असाइन हो। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही कहलाएंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, दोनों ही कहलाएंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ आ गया है, तो ये क्लियर है तो प्लीज जल्दी से थम्स अप दीजिए, सो दैट आई कैन प्रोसीड। कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी बताइए, आगे बढ़ना है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। ऑल राइट, वेरी गुड विवेक। बाकी लोग भी जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। एक और चीज बताती हूं, यहां पे देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इनको अगर ध्यान से देखो, मतलब ये दोनों तो सेम ही है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इन स्ट्रक्चर्स में कुछ भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ ब्रोमीन की लोकेशन बदल रही है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ ब्रोमीन की लोकेशन बदल रही है। ठीक है, क्या बदल रही है? सिर्फ पोजीशन बदल रही है, ब्रोमीन की पोजीशन बदल रही है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है उसकी पोजीशन बदल रही है, 1 से खिसक के 2 पे आ गया, 2 से अगर और ज्यादा कार्बन होते 2 से खिसक के 3 पे आ गया, तो सिर्फ वही ब्रोमीन ग्रुप है, लेकिन पहले 1 ब्रोमोब्यूटेन था, फिर 2 ब्रोमोब्यूटेन हुआ, या 1 ब्रोमोपेंटेन था, फिर 2 ब्रोमोपेंटेन हुआ, फिर 3 ब्रोमोपेंटेन हो गया। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आपस में हम बोलते हैं दे आर पोजीशन आइसोमर्स, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, सो यहाँ पे 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन आर ऑल ये सब क्या हैं? ये सब क्या है? ये सब हैं पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। इवन ये और ये भी पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये होते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ब्यूटेन को कार्बन के ऊपर भी, ब्यूटेन को नहीं, ब्रोमीन को, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर ऑक्सीजन इज यूज्ड एज द हेट्रोएटम। ऑक्सीजन को जहां हम हेट्रोएटम की तरह यूज करते हैं, उनमें सबसे पहला है अल्कोहल। अल्कोहल
को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल ROH, वेयर R इज व्हाट, द अल्काइल ग्रुप एंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंदर अल्काइल ग्रुप R, O ऑक्सीजन जो है दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। R तो अल्काइल ग्रुप हो गया और OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल को बताने के लिए आप इसका नाम में किसी कंपाउंड के नाम में अगर अल्कोहल है, मतलब किसी कंपाउंड के अंदर अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की तरह अटैच्ड है OH, तो नाम लिखते वक्त आप उसके एंड में लिखेंगे ऑल, OL ऑल। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है और इसमें हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन। और अब खास बात, एन लिखा हमने, अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक है, क्योंकि सफिक्स में हम एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए एन में से ई हटेगा, एन में से ई हटेगा और अल्कोहल के लिए OL लगेगा। और OL कहाँ लगाते हैं हम, सफिक्स में। सफिक्स क्या होता है, नाम के एंड में, नाम के एंड में ऑल लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब वही सेम चीज, अगर ये टर्मिनल कार्बन पे लगा, टर्मिनल कार्बन में बार बार बोल रही हूँ क्या होता है, कॉर्नर का कार्बन। अगर कॉर्नर के कार्बन पे लगा हुआ है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई लोकेंट बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कॉर्नर के कार्बन पे नहीं है, अगर ये कॉर्नर के कार्बन पे नहीं है, यही ग्रुप अगर सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, तब आपको इसका लोकेंट बताना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस वाले केस में हमने किया था, तब आपको इसका लोकेंट बताना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे उसका लोकेंट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे, अच्छा लोकेंट को बताते कहाँ हैं, जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो उसके जस्ट पहले, जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आपने यहाँ प्रीफिक्स में लगाया हो, देखो ब्रोमो बताया था ना, तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, ब्रोमो की पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन पे, ब्रोमो की पोजीशन क्या है, थर्ड कार्बन पे। तो आपको उस कार्बन की लोकेशन बतानी पड़ेगी, आपको उस कार्बन का नंबर बताना पड़ेगा। तो वो कहाँ बताओगे, जिस कंपाउंड, जिस ग्रुप की बात कर रहे हो उसके जस्ट पहले। तो ब्रोमो का उसके पहले लिखा था, तो बताओ अल्कोहल का कहाँ लिखोगे, अल्कोहल का नाम जो लिखा है आपने उसके जस्ट पहले, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट एन टू ऑल। किसकी पोजीशन है, ऑल की पोजीशन है, कितनी है, 2 है। किसकी पोजीशन बताई, ऑल की, अल्कोहल की पोजीशन बताई। अल्कोहल के लिए क्या लिखा, ऑल, और उसकी पोजीशन क्या थी, 2, उसका लोकेंट क्या था, 2, यानी कि सेकंड कार्बन। सो ये हो गया ब्यूटेन टू ऑल। और याद रखिएगा जब हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो ई हटाते हैं और OL लगाते हैं, ई हटेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑल। अगला फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल्स के बाद आपको देखना है वो है एल्डिहाइड्स। इसके अंदर RCHO, ठीक है, RCHO। अब ये क्या है, R तो हो गया भैया अल्काइल ग्रुप, कार्बन में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना रखा है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड में या तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा या हाइड्रोजन होगा, और बाकी 2 बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन से होंगे और एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा। तो RCHO ऐसा फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को नाम में आप सफिक्स में बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप नाम में आप सफिक्स में बताते हैं और सफिक्स में अल लगाते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं, अल, AL, ठीक है। चलिए अगेन 4 कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए टर्मिनल कार्बन पे एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, टर्मिनल कार्बन के ग्रुप पे मान लीजिए, क्या आप यहाँ पे एक खास बात देखिएगा, एल्डिहाइड का सिर्फ एक ही
बॉन्ड खाली है, तो ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही मिलेगा आपको, ठीक है, ये हमेशा आपको टर्मिनल पोजीशन पे ही मिलेगा, क्योंकि इसका एक ही हाथ खाली है हाथ पकड़ने, कभी भी बीच में नहीं मिलेगा, इसके दोनों तरफ कार्बन चेन नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही साइड पे कार्बन चेन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है तो कॉर्नर पे ही हमेशा मिलेगा, और फंक्शनल ग्रुप जहां होता है वहीं से गिनती शुरू होती है कार्बन चेन की, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है वहीं से गिनती शुरू होती है कार्बन चेन की। सो 1 2 3 4 1 2 3 4। सो 4 कार्बन के लिए आप वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, ब्यूट। चारों कार्बन जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए एन, और एन के बाद इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जो कि जिसका नाम आप सफिक्स में लिखेंगे, तो सफिक्स में कुछ लिखना है, इसलिए आप एन में से ई हटाएंगे और उसकी जगह लगाएंगे अल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है? एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए लगता है अल, सो आप यहां पे लगाएंगे ब्यूटेन अल, ठीक है, आप यहां पे लगाएंगे ब्यूटेन अल। अब एक बात जो खास तौर पे ध्यान देने की है, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर ऑलरेडी एक कार्बन खुद से ही प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी एक कार्बन खुद से ही प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास कोई कार्बन चेन प्रेजेंट है, आपसे बोला गया 4 कार्बन की एक चेन थी, उसमें आपने एल्डिहाइड अटैच किया, तो जैसे ही आपने एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप अटैच किया तो वो 4 से 5 कार्बन की चेन हो गई। ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, जब वो एल्डिहाइड आपसे कहा गया 5 कार्बन का एल्डिहाइड बनाइए, तो 5 कार्बन आप स्ट्रेट चेन के बना देते हैं और एक एल्डिहाइड का CHO अटैच कर देते हैं, तो टोटल हो गए 6 कार्बन, और आप उसे 5 कार्बन के हिसाब से पेंटेनल लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि आप अक्सर बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। टुक टुक प्लस में ये कब आएगा? NaCJ कब आएगा? NaCJ मतलब करेक्ट है विवेक, करेक्ट है, बस ये ध्यान रखना कि इसके अल्कोहल्स के अंदर पोजीशन चेंज हो सकती है, ब्यूटेनल पेंटेनल में पोजीशन चेंज नहीं होगी, टर्मिनल ही रहेगा ग्रुप, लेकिन अल्कोहल्स में उनका नंबर, उनका लोकेंट चेंज हो सकता है, तो पेंटेन 2 ऑल 3 ऑल हो सकता है, हेक्सेन 2 ऑल 3 ऑल हो सकता है, राइट, हेप्टेन 2 ऑल 3 और 4 ऑल हो सकता है, इसके अलावा जो आपने लिखे हैं उनके अलावा, ठीक है। और ये सारे आपस में कैसा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ये सब आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट 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 जो है एल्डिहाइड के बाद आएगा कीटोन्स, कीटोन्स। अब इसके अंदर आप देखिए अगेन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर एक और बात, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं बताने की, मुझे लग रहा है मैं सब बता दूं, लेकिन टाइम डज नॉट परमिट। ये जो ग्रुप है, कौन सा? ये ग्रुप जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ये ब्लू से मार्क किया हुआ ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के 2 बॉन्ड खाली, तो ये है कार्बोनिल ग्रुप। आप देख रहे हैं एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक हाथ में हाइड्रोजन है और एक हाथ में हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। कीटोन के केस में देखिए, कीटोन के केस में देखिए दोनों साइड कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप दोनों साइड अटैच्ड है कार्बोनिल ग्रुप के। तो एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड ये अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कभी भी, ये कीटो ग्रुप कभी भी किनारे पे, कोने पे, टर्मिनल नहीं होगा, ये हमेशा कहीं ना कहीं बीच में ही पाया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसके लिए आप जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स आप इसके लिए यूज करते हैं ओन, वन नहीं ओन, कीटोन का ओन यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए, अच्छा एक और बात, ये एल्काइल ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं ये सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो मैं इसको RCOR भी लिख सकती हूँ और RCOR डैश भी लिख सकती हूँ। मतलब क्या? देखिए
CH3 CO CH3, ठीक। और एक और एग्जाम्पल मैं लूँ यहाँ पे तो CH3 CO C2H5, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 ये कार्बोनिल ग्रुप है और इधर दोनों साइड सेम टाइप ऑफ R अटैच्ड, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये ROR वाला कीटोन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है इसके अंदर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो RCOR- वाला एग्जाम्पल हो गया ये। तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों जगह पे क्या है, कीटोन है। अब इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे कर सकते हैं, टोटल कार्बन्स कितने हैं, 3, कितने गिनने हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोप, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, प्रोप। तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए एन, और याद रखिए कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए एन में से ई हटाएंगे और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाएंगे, तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है ओन, इसलिए आप इसको लिखेंगे प्रोपेनोन, प्रोपेन के बाद ओन लगा देंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। अगला वाला देखिए जरा, अगला वाला इसके अंदर आप देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। अब इसकी नंबरिंग में ध्यान रखिए, इसकी नंबरिंग आप कहां से करेंगे, इसकी नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से कीटो ग्रुप जो है, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इस वाले कार्बन को लोएस्ट लोकेंट असाइन हो। बताओ लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं, जल्दी बताओ, लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं, नंबरिंग इसकी कहां से करूं, लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं, नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, नंबरिंग इसकी इधर से करनी चाहिए जिधर से लोअर लोकेंट आए, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, 2 कार्बन है 3 और 4, और इधर से नंबरिंग करती तो 1 2 3 एंड 4, तो ये वाली नंबरिंग जो है वो रॉन्ग होती और ये वाली नंबरिंग राइट है, इसलिए मैं नंबरिंग इस तरफ से करूंगी, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1, कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है इसलिए वर्ड रूट आ गया ब्यूट, चारों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, चारों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए सफिक्स आ गया, प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, ठीक है। अब आगे फंक्शनल ग्रुप भी है, कौन सा, कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हमें फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है, उसकी पोजीशन भी बतानी है, तो पोजीशन बताने के लिए सेकंड कार्बन पे। अब एक और रूल मैं आपको बीच में इंट्रोड्यूस कर देती हूं कि जब भी हम एक नंबर लगाते हैं, नाम लिख रहे हैं, नाम के बीच में हमने एक नंबर को इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे हमने यहाँ ये लोकेंट का नंबर इंट्रोड्यूस किया, आपने देखा मैं हमेशा हर जगह हाइफन लगा रही हूँ, हाइफन लगा रही हूँ। तो जब भी एक अल्फाबेट और एक नंबर को साथ में लिखना होता है उनको हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ हाइफन, बाय यूजिंग अ हाइफन, और जब भी हम 2 नंबर्स को साथ में लिखते हैं हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। सो एन अल्फाबेट एंड अ नंबर इज सेपरेटेड बाय अ हाइफन एंड 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, राइट। सो ये एक रूल है IUPAC का अगेन, तो हाइफन 2 हाइफन ओन, आप देखिए ब्यूट एन हाइफन 2 हाइफन ओन, यहाँ पे भी एक अल्फाबेट एक नंबर है और यहाँ पे भी एक नंबर और एक अल्फाबेट है, तो इनको दोनों बार मैंने हाइफन से सेपरेट किया, ठीक है, दोनों बार इनको मैंने हाइफन से सेपरेट किया। यहाँ पे भी देखिए मैंने हाइफन से सेपरेट किया था, लेकिन यहाँ पे एक ही बार एक नंबर और एक अल्फाबेट साथ में आ रहे थे, तो मैंने आपको 2-3 रूल्स बता दिए हैं। पहला रूल क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा रूल क्या, पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा। तीसरा रूल क्या, लोएस्ट लोकेंट रूल, हमेशा हमेशा ऐसी चेन सेलेक्ट करें, नंबरिंग इस तरीके से करें कि उसके अंदर जो कंटेन्ड फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन असाइन हो रही हो। उस लोकेंट को नाम में जब भी लिखेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, एक मतलब हमेशा उस जिसका भी लोकेंट बता रहे हैं उसके पहले लिखेंगे। अगर आप प्रीफिक्स, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का लोकेंट बता रहे हैं तो उसके पहले लिखेंगे, अगर आप फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट बता रहे हैं तो उसके पहले लिखेंगे। एक नंबर और एक अल्फाबेट को कॉमा से सेपरेट करेंगे, 2 नंबर्स को एक नंबर एक अल्फाबेट को हाइफन से सेपरेट करेंगे और 2 नंबर्स को आप एक कॉमा से सेपरेट करेंगे, राइट।
तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, यूज करने ही हैं, राइट। ये मैं सब यहाँ पे यूसेज भी साथ साथ बताती ही जा रही हूँ। लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का जो होता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको आप शुरू से बहुत ज्यादा यूज करते आ रहे हैं। इसको हम लिखते हैं COOH। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देख लें, एल्काइल ग्रुप, कार्बन, ये कार्बोनिल ग्रुप और एक साइड OH। अब इसके पास कार्बोनिल ग्रुप भी है, इसके पास OH भी है। ये आप बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आप इसकी बात बार बार कर चुके हैं, राइट। हमने इसको बहुत सारे एसिड्स पढ़े हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में और उसके अलावा भी, राइट। सो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तब इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको भी हम सफिक्स में ही यूज करते हैं, और सफिक्स में यूज करते हैं और इसके लिए हम लिखते हैं ओइक स्पेस एसिड। क्या कहा? स्पेस। हाँ, ये पहला ऐसा फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आया है। ये ओनली फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके नाम को जब हम लिखते हैं तब हम स्पेस देते हैं। एक और रूल कि अभी तक हमने किसी भी नाम, जितने भी नाम लिखे उनमें कहीं पर भी किसी भी स्पेस की बात नहीं की गई है, राइट। तो यहाँ पे IUPAC ने स्पेस देने की बात की है कि ओइक स्पेस एसिड। सो इसी तरह 4 कार्बन का हम एसिड बनाते हैं, 4 कार्बन का एसिड। तो 4 कार्बन का एसिड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH लगा है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। तो ये जो पूरा है ये अल्काइल ग्रुप है, RCOOH। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नंबर। अब अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक टर्मिनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी टर्मिनल ग्रुप है, आखिरी में ही आता है, जहां पे ये खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो गिनती हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरू होगी। फंक्शनल ग्रुप हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो गिनती जो है कार्बन कंपाउंड की, कार्बन चेन की काउंटिंग यहीं से शुरू होगी। 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट, ठीक है। चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, इसलिए एन। फंक्शनल ग्रुप आएगा इसलिए ई हटेगा, एन में से ई हटेगा और फंक्शनल ग्रुप लगेगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसिड। एसिड के लिए नाम में हम क्या लिखते हैं? ओइक स्पेस एसिड। सो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया विवेक, वेरी गुड। आई होप आपने गूगल फॉर्म भर दिया होगा, गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स आपने फिल कर दी होंगी, जिससे और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स वहाँ अपलोड किए गए हैं, PYQs अपलोड किए गए हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, उसको फिल करिए, आपकी डिटेल्स डालिए, आपके ईमेल एड्रेस पे, आपके फ़ोन नंबर पे वो डिटेल्स आएंगी, जहाँ से आप जो पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नोमेनक्लेचर का मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि हमने ये वर्ड सबकी असेंबली करी कैसे है, क्या किया है। तो नोमेनक्लेचर मतलब क्या है? नामकरण संस्कार। क्या है? नामकरण संस्कार। नाम कैसे देते हैं? नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे लिखेगा, हाँ लिख देगा भाई। 3 हिस्से, 3 हिस्से। पहला हिस्सा है प्रीफिक्स, दूसरा हिस्सा है वर्ड रूट,
तीसरा हिस्सा है सफिक्स, तीसरा हिस्सा है सफिक्स। अब ये जो प्रीफिक्स है ये दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सफिक्स भी फर्दर दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए, प्रीफिक्स मतलब जब भी आप नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को इसी ऑर्डर में असेंबल करेंगे, इसी ऑर्डर में एक एक चीज ढूंढेंगे स्ट्रक्चर में से। जब आपको कोई स्ट्रक्चर देख के किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उस नाम को आपको किस ऑर्डर में जमाना है, किस ऑर्डर में प्लेस करना है, वो ये ऑर्डर है। क्या सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे। क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे। फिर लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट जरूर होगा, बिना उसके कार्बन स्केलेटन के बात ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स जो कि होना ही होना है, फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स जो कि है तो लिखेंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे। ठीक है, और इन सब के पहले आप लिखेंगे उनका लोकेंट, सबके पहले लिखेंगे आप उनका लोकेंट, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी लास्ट स्लाइड पे समझाया। चलिए देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स हम कहते हैं कि जो ये बताए प्रीफिक्स क्या होता है, नाम के पहले यूज होने वाला। अब नाम के पहले हम प्राइमरीली क्या बात करेंगे, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये चेन वाला कंपाउंड है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये बताना पड़ेगा ना किस तरीके का कंपाउंड बना रहे हैं, चेन कंपाउंड है कि रिंग कंपाउंड है। तो अगर ये रिंग वाला कंपाउंड है, ठीक है, अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है तो सिर्फ तब आप लिखेंगे यहाँ पे साइक्लो, सिर्फ तब आप ऐड करेंगे साइक्लो, फिर सिर्फ तब आप ऐड करेंगे साइक्लो। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो को स्किप कर देंगे। जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, ठीक है, 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, और यही आपके पास ये 5 कार्बन का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसको मैं अगर सफाई से बनाऊं तो इस तरीके से बन गया ये। ठीक है, ये है पेंटेन, ये चेन वाला कंपाउंड है, ये रिंग वाला कंपाउंड है, ये है पेंटेन और ये है साइक्लोपेंटेन। अब इसमें साइकिल थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर था, क्लोज्ड रिंग थी, इसलिए मैंने इसको बोला साइक्लोपेंटेन, और इसमें रिंग नहीं थी तो मैंने इसको बोला पेंटेन। तो मैंने यहाँ पे साइक्लो वर्ड को स्किप कर दिया। यही मैं आपको कह रही हूँ कि प्राइमरी प्रीफिक्स अगर है यहाँ पे एप्लीकेबल है इसलिए लगाएंगे, अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्किप करना ही होगा, अगर साइक्लिक है तो चेन तो बताएंगे, नहीं है तो इसका मतलब है कि भैया चेन वाला कंपाउंड है तो चेन के कंपाउंड में साइक्लो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो हम साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या लगता है, ऐसे प्रीफिक्सेस, ऐसे ग्रुप्स यहां पे लगाते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सबसे पहले तो हम इनका लिखेंगे लोकेंट, सबसे पहले तो लिखेंगे लोकेंट, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लगाते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं, मैंने 3-4 बार नाम ले लिया, आपके मन में सवाल आया होगा कि अभी पिछले पेज पे भी हमने बात करी थी, मैंने 3-4 बार नाम ले दिया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनको IUPAC ने पूरी तरह से एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट नहीं किया। वो प्रॉपर्टीज चेंज करने में कंट्रीब्यूट तो करते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज चेंज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन IUPAC ने जिन ग्रुप्स को एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट नहीं किया है उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। जैसे कि अभी अभी आपने एक ग्रुप पढ़ा हैलोजेंस, और उसको हमने प्रीफिक्स में इस्तेमाल किया था, उसको हमने देखो कहाँ लिखा था, फ्लोरो ब्रोमो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कहाँ लिख रहे हैं, इसको हम प्रीफिक्स में लिख रहे हैं। सो ऐसे ग्रुप्स को हम, जिनको हम प्रीफिक्स में लिखें, उनको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, उनको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो, हैलोजेंस, हैलोजेंस,
ठीक है। दूसरे कौन से हो सकते हैं? एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। एल्काइल ग्रुप यानी कि हैलोजेंस, मैंने बोला आपको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। एल्काइल ग्रुप्स कौन हो सकते हैं? आर से हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन? एग्जाम्पल मिथाइल CH3, इथाइल C2H5, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में हैं तो मेंशन कर दोगे। अब क्लोरीन लगी है तो मेंशन करोगे क्लोरो, नहीं लगी है तो स्किप कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई वर्ड रूट पे। किस पे? वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या बताती है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में, कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब वो पूछते हैं ना कितने कार्बन थे। अगर एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये गलत जगह बना दी मैंने, जगह नहीं है, ठीक है। एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन है तो उसके लिए आप वर्ड रूट यूज करते हैं मिथ। दो कार्बन है तो उसके लिए यूज करते हैं इथ। तीन कार्बन है तो इसके लिए यूज करते हैं प्रॉप। चार कार्बन है तो इसके लिए यूज करते हैं ब्यूट। पांच कार्बन है तो इसके लिए यूज करते हैं पेंट एटसेट्रा। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे इनऑल क्या बताते हैं? आप यहाँ बताते हैं कितने कार्बन एटम्स की ये चेन है, कितने कार्बन है इन टोटल। इन टोटल कितने कार्बन है इन टोटल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में। इस बात का क्या मतलब है? कितने कार्बन है? आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल? नहीं, गलत। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कार्बन चेन में, ठीक है। मैं यहां पर भी 2 कार्बन लगा दूं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है, ऐसी कार्बन चेन जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हो, साथ में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ रहे हो, ऐसे कार्बन एटम्स को सेलेक्ट करना है। सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 कार्बन एटम्स हैं। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कंटिन्यूअस पे भी ध्यान दें। कंटिन्यूअस मतलब अब देखो यहाँ पे आ गया है ब्रेक, आप कहोगे यहाँ पे भी तो कार्बन लगा है, लेकिन यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया है, क्योंकि एक हेटेरो एटम बीच में आ गया है, कार्बन चेन ब्रेक हो गई है। सो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है, अब ये कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। सो आपको इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन के अंदर कार्बन एटम्स को गिनना है, ठीक है। सो this is like, this is what we mean regarding longest continuous carbon chain, right? आगे बात करते हैं प्राइमरी। अब सफिक्स की बात कर रहे हैं तो सफिक्स भी दो तरीके के हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब आपने यहाँ पे बात कर ली कितने कार्बन एटम्स थे। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं कि ये जो कार्बन एटम्स हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। अगर कार्बन, सारे कार्बन पूरी चेन में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो हम उसके लिए लिखते हैं एन। अगर पूरी चेन में कोई एक भी जगह डबल बॉन्ड आता है, कोई एक भी जगह अगर डबल बॉन्ड आता है तो उस डबल बॉन्ड को बताने के लिए हम लिखते हैं इन, और साथ में हम उसका लोकेंट भी बताते हैं। हम साथ में उसका लोकेंट भी बताते हैं। कौन से कार्बन के बीच में लोअर नंबर देंगे और कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है हम उसकी लोकेशन भी बताएंगे। फिर इसी तरह कौन से कार्बन, दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसके लिए हम लिखते हैं आइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दीजिए, देखिए इसको मैं पहले नंबर कहां से करूंगी, इधर से करूंगी, इधर से करूं। लोअर लोकेंट की बात करी मैंने आपसे, मैंने कहा कि लोअर नंबर देना है,
ठीक है, इधर से गिनती करूंगी तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर से गिनती करूं तो 1 2 3 4 5। कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सफिक्स कंटेनिंग, जो भी प्राइमरी सफिक्स कंटेनिंग कार्बन है उसको लोअर लोकेंट मिले। इधर से गिन रहे हैं तो 3 और 4 मिल रही है, इधर से गिन रहे हैं तो 2 और 3 मिल रही है। बताओ कौन सा साइड सही है? यस, ये वाला साइड सही है जहां पे लोअर पोजीशन मिल रही है। तो हम कहेंगे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाए, हम कहेंगे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाए। इसका मतलब ही यही है कि सेकंड से थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, ना कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में, है ना। तो इसका मतलब ही यही है कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में लगा है। ठीक है, सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंट 2-इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंट -2-इन। मैंने इसमें हाइफन क्यों लगाया? पेंट 5 कार्बन थे, फिर इन की पोजीशन बतानी थी सीधे। देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं था, स्किप कर दिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं था, स्किप कर दिया, वर्ड रूट तो होना ही होना है क्योंकि कार्बन चेंज है, तो वर्ड रूट दे दिया पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स इन है, प्राइमरी सफिक्स इन है, लेकिन बतानी पड़ेगी उसकी पोजीशन। सो उससे पहले उसकी पोजीशन बता दी तो हो गया 2-इन। सो द नेम कम्स आउट टू बी पेंट 2-इन। अगले वाले का नाम दो जल्दी से, अगले वाले का नाम दो। आपको 1 मिनट दिया, इसका नाम लिखो। बेटा मुझे आइडिया नहीं है फिजिक्स की क्लास होगी कि नहीं होगी। फिजिक्स की क्लास होनी थी अभी? अच्छा, दिख तो नहीं रहे हैं मुझे सर, कहीं और से ले रहे होंगे या तो होगी। ओके, मे बी। चलिए जल्दी से इसको दिख गए सर, आ गए। चलो ओके ओके, चलो जल्दी से इसको एक बार फटाफट वाइंड अप कर दें। तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। चलो इधर से नंबर करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओ भाई, चाहे इधर से नंबर करो चाहे उधर से नंबर करो, दोनों की पोजीशन सेम आ रही है, तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्स 3-इन। कहीं से भी नंबर कर दो, दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रही है, कहीं से भी नंबर कर दो। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होता तो आप नंबरिंग ये वाली चूज करते, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होता तो आप नंबरिंग ये वाली चूज करते। जिस केस में आप नंबरिंग ये वाली चूज करते तो नाम होता हेक्स 2-इन, और जिस केस में आप नंबरिंग ये वाली चूज करते तब भी नाम यही होता। ठीक है, हाँ तब भी नाम यही होता। हाँ चलो इसकी जगह हम नंबरिंग ये, इसकी जगह अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो आप इसका नाम देते हेक्सीन। ठीक है, ये वाली नंबरिंग में हेक्सीन देते, ये वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड अगर इधर होता तो इसको आप देते हेक्स 2-इन। और ये जो येलो कलर से हमने पहले नंबर किया था उस केस में आप कहीं से भी नाम दे दीजिए, दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए तो आपके साथ साथ बहुत सारे लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगाते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में आप सीधे सीधे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आपने क्या पढ़ा है? सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, इसके लिए क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं। आपने पढ़ा एल्डिहाइड, इसके लिए क्या लगाते हैं? CHO लगाते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, नाम लिखने थे। चलो फंक्शनल ग्रुप ये है, नाम में आप लिखते क्या है? आप नाम में लिखते हैं हाँ जी, आप इसके लिए ऑल लगाते हैं। एल्डिहाइड CHO, ठीक है, इसके लिए आप अल लगाते हैं। आपके पास अगर कीटोन है, ठीक है, तो इसके लिए आप ओन लगाते हैं। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए आप क्या लगाते हैं? ओइक स्पेस
एसिड, ठीक है, RCOOH। चलो यहाँ पर नेम करो इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को नेम दो, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, ब्यूटेनोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाए? कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाए? कीटोन। इसका नाम होगा ब्यूटेनोन, ठीक है। और अगर ये एक और कार्बन बढ़ जाए तो इसका नाम होगा, इसका नाम अब क्या नाम होगा वो लिखो, जल्दी से लिखो अपने पेपर पे, इसका नाम लिखो। आशीष सर, हाँ आशीष सर खड़े हैं सामने, चलो जल्दी जल्दी लिखो अपने पेपर पे, इसका नाम लिखो। मैं अब बोर्ड पे लिख रही हूँ, इसका नाम आप मैच करो। इसका नाम होगा पेंट, एन, एन में से ही ई हटेगा, -3 -ओन, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, ठीक है, पेंटेन 3 ओन। अब पेंटेन 3 ओन क्यों लिखा है? 5 कार्बन, ये आपको क्या लोकेंट बताना था, आपने लोकेंट बताया कि नहीं बताया, ये चेक करिएगा, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल, कीटोन की होमोलोगस सीरीज में से 3rd नंबर पे आने वाला कीटोन लिखिए, 3rd मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, 3rd मेंबर, उसका नाम जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, 3rd मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, 3rd मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स। जल्दी करिए, टाइप करिए इसका नाम, इसका नाम टाइप करिए जल्दी से, 3rd मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, जल्दी से नाम टाइप करिए। थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, चलिए 3rd मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन कौन हो जाएगा? पहला मेंबर कौन है? पहला मेंबर है प्रोपेनोन, दूसरा मेंबर है ब्यूटेनोन, और तीसरा मेंबर है पेंटेनोन, ठीक है। तो तीसरा मेंबर, उसकी सीरीज ही 3 कार्बन से शुरू होती है। मेरे को आपको यहीं पे ध्यान ले जाना था आपका, इसीलिए मैंने आपसे कहा टाइप करिए, ठीक है। उसकी सीरीज ही शुरू होती है 3 कार्बन से। सबसे पहला मेंबर 3 कार्बन का है, दूसरा मेंबर 4 कार्बन का है, और तीसरा मेंबर 5 कार्बन का है, चौथा मेंबर 6 कार्बन का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास मुझे यहीं एंड अप करनी पड़ेगी, सर खड़े हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू वेल।